तो जब तक वो मिडिल क्लास ठीक ठाक तरीके से पॉलिटिक्स में आगे क़यादत में नहीं आती, जिसका रास्ता मौजूदा हमारे हर पार्टी ने बंद किया है, PMLN ने भी बंद किया, पीपल्स पार्टी ने बंद किया। इनके सामने ये हुआ है कि अखराजात बढ़ते गए हैं, चुप करके बैठे और कहा बढ़ दे दो अखराजात, इलेक्शन के अखराजात। लाहौर में जो अखराजात लास्ट टाइम हुए थे या इलेक्शन हुआ था लोकल गवर्नमेंट का, एक तरफ तो था वो खान साहब की वो जो पैसे देने की एजेंसी होती है, क्या उसको कहते हैं, ATM का लाहौर में हुआ था। उसने कहा जाता था कि 12-15 करोड़ खर्च किए हैं। और हाँ, और उसके मुकाबले में था ये जो साबिक स्पीकर है पंजाब नेशनल असम्बली का, जो साबिक स्पीकर पीपल्स पार्टी का PMLN का अयाज सादक ने करीबन 10-15 करोड़ रुपया खर्च किया था। देखने वाला था वो सारा करा, किसी को जरूरत नहीं थी रोकने की, ना इलेक्शन कमीशन को, ना सुप्रीम कोर्ट को। उसने कहा ये सियासी पार्टियों ने जानबूझकर किया कि होने दो, ताकि मिडिल क्लास आ ही ना सके। इस वक्त हमारी असम्बलियाँ बन चुकी हुई हैं करोड़पतियों के क्लब। अगर आपके पास करोड़ रुपये से कम है तो आप नहीं क्लब में दाखिल हो सकते हो। मिडिल क्लास इज़ आउट। हाँ, जिसको वो अपना बंदे के तौर पर लाना चाहे तो वो ले आए मजबूरन, वरना मिडिल क्लास इज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। हिंदू पानी मुस्लिम पानी है, खा मुस्लिम लीग दोनों हो, खा पीपल्स पार्टी हो, खा कोई और हो, PTI हो। PTI खैर पार्टी क्या होगी, वो तो है उसको क्या कहते हैं, कल्ट है। वो कल्ट वाला आदमी मर जाएगा, कल्ट नहीं छोड़ेगा। उसमें एक हिस्सा ऐसा है जो कल्ट का है, और हर चीज़ में कहते हैं ये कामयाबी है हमारी, तो वो तो छोड़ दे आप। जो पार्टियाँ हैं असल में वो PMLN है, पीपल दोनों का हाल ही है। तो ये सूरत है, हम फंसे हुए हैं ऐसे सिलसिले में। मैथ्यू आर्नल्ड एक अंग्रेज़ी का शायर है, उसकी एक नज़म मुझे 2 लाइनें नहीं भूलती। वो 19th सेंचुरी का है, पुराना दौर ख़त्म हो रहा था, नया दौर आ रहा था। उसकी एक लाइन है, लिविंग बिटवीन 2 वर्ल्ड्स, वन डेड, द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न। वाह। तो कुछ ऐसी सूरत हाल में हम हैं, लिविंग बिटवीन 2 वर्ल्ड्स, वन डेड, द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न। तो लेफ़्ट क्या करेगा? लेकिन मैं समझता हूँ कि लेफ़्ट ने जो कुछ काम किया है, या तरक्की पसंद लोगों ने, वो ख़ुद तो ताकत में नहीं आए, लेकिन उनके प्रोग्राम का एक हिस्सा, जो सिर्फ उन्हीं के प्रोग्राम का हिस्सा था, अब नेशनल डायलॉग का पार्ट है। मिसाल के तौर पर सिर्फ तरक्की पसंद लोग कहते थे कौमियतें हैं, कौमें हैं, इनके हुकूक हैं, इनको हुकूक मिलने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसको हमारा राइट नहीं मानता था। वो कहते थे ये इंडियन एजेंट है। कौम क्या, कौमियत क्या, अब तो सब मुसलमान हैं। हमारी ज़ुबान है, एक उर्दू ज़ुबान मादरी ज़ुबान है। एक बनो नेक बनो, एक बनो नेक बनो, और स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेंटर के बगैर हम नहीं रह सकते, मार जाएंगे, इंडिया खा जाएगा। ये बकबक थी। अब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा जो था कि कौमियतों के हुकूक बराबरी के मिलने चाहिए, कम से कम 18th अमेंडमेंट की शक्ल में वो आ गया, तस्लीम कर लिया गया कि ये एजेंट और इंडियन एजेंट नहीं है जो मुतालबा कर रहे हैं, ये हकीकी तौर पर मसला है। हमसे पहले ये कहा जाता था कि अब अमरीकी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जब हमने मुहिम शुरू की, सबसे आगे तो जमात इस्लामी थी हमारे मुखालफ में कि ये कम्युनिस्ट दहरी है। अमेरिका में क्या ख़राबी है, अहले किताब है सारे के सारे, ये तो सारे के सारे दहरी है, अहले किताब का मुकाबला करते फिरते हैं। ये हम ही ने शुरू में कहा था, कम से कम पंजाब में, सिंध में नहीं शायद कहा, पंजाब में कहा था कि जागीरदारी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, ज़मीनें तकसीम होनी चाहिए। हमसे पहले कोई नहीं मानता था। अब लोग कई कहते हैं कि हाँ जी कोई रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो हम तो बासर इक़्तिदार नहीं आए, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा नेशनल प्रोग्राम का एक पार्ट बन गया है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और समझ लिया गया है ज़रूरत के तौर पर। साम्राज्य की मुखालफत भी है, अमरीकी साम्राज्य की मुखालफत भी है, कौमियतों के हुकूक भी हैं। ये स्टडी सर्कल में हम कहते थे, 10 बंदे बैठे हुए, 15 बैठे हुए, हद 20 हो गए, वहाँ चुपके से कहते थे। इन्हीं बातों का जंग अखबार सुर्खियाँ देकर छाप देता है। हमारा जो प्रोग्राम था वो नेशनल एजेंडे का हिस्सा बन गया, हमने बनवा दिया है। मर गए, मारे गए, बेईमानी की, ये हमारे खिलाफ बेईमानी हो गई, जो मर्जी कहते रहो, लेकिन दिस वी हैव डन। सो आई एम सेटिस्फाइड कि जो हमने स्ट्रगल की थी उसका कुछ फल आने वाली नस्लों को ज़रूर मिल रहा है, मिलेगा। अगर हम ये आवाज़ें ना उठाते तो 18th अमेंडमेंट कभी ना होती, लोग मानते ही ना।
अगर ये हम आवाज़ें ना उठाते तो अमेरिका की मुखालफत ना होती। वो जो जमहूरी पाकिस्तान निकलता था उसका क्या कसूर था, हम ही लोग निकालते थे। जमील उमर उसके लिए पकड़ा गया था, किले में रहा, वो भी जेल में रहा 4 साल कि क्यों निकाला इसने। पकड़ा गया बरसरेआम तकसीम करता हुआ, गलती की, उसको मना किया गया था लेकिन उसने नहीं माना। प्रोफेसर था, अच्छा खासा बाहर से पढ़ के आया था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। ये सारी जद्दोजहद की, लेकिन कोई अफसोस नहीं है, ना उसे था, आखिर दम तो उसे कोई अफसोस नहीं था। बीमार था, उसको 1000 दफ़ा हमने मना किया, एक्टिविटी कम कर दे, उसने कभी कर दी, करूँगा मैं एक्टिविटी, और उसमें मारा गया हार्ट अटैक से। बाकी भी देहात में हमने काम शुरू किया, अच्छे खासे लोग आए यहाँ, आर्किटेक्ट्स थे। काबिल खान मुमताज़ का पता नहीं नाम सुना है आपने कि नहीं? काबिल खान मुमताज़ पाकिस्तान के टॉप आर्किटेक्ट्स में से है, उसकी किताब है बड़ी मशहूर पाकिस्तानी आर्किटेक्चर पर। वो किसान तहरीक में आगे था, और लोग थे अब वगैरह वगैरह। पेंटर थे, ये क्या नाम है इसका, मियाँ वेल नोन पेंटर्स ऑफ पाकिस्तान, ये था। बहरहाल मैं कहता हूँ कि जो हमने किया उस पर कोई अफसोस नहीं। हम इक़्तिदार में नहीं आ सके, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम था, हमने ऑल ओवर द कंट्री सब ने मिल मिला कर जद्दोजहद की। उसके नतीजे के तौर पर हमारे प्रोग्राम के प्रोमिनेंट पॉइंट्स अब नेशनल एजेंडे में शामिल है। दैट्स दैट। आगे लोग हैं, मिडिल क्लास है, वो हमारा ज़िम्मा नहीं था, सारा कुछ हम ही करते, आने वाली नस्ल करेगी, या हम छोड़ गए, आगे लोग उठाएंगे, आगे जाएंगे, गिरेंगे, मरेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ते हैं। गिरेंगे, मरेंगे, आगे बढ़ेंगे, दैट्स दैट। यही मैंने कहा था उस दिन, लोग इकट्ठे हुए सारे 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, तारक लतीफ़, तारक मसूद, ज़मान खान का फंक्शन करने के लिए सारी ट्रेड यूनियन की लीडरशिप आई हुई थी। तो मैंने ये कहा कि बगावत का सुर्ख झंडा कायम रखो, कदम बढ़ाओ, मुस्तकबिल तुम्हारा है। तो ये मतलब है कि जैसे कि मैंने कहा है, पाकिस्तान का डायलेमा ये है कि यहाँ की सियासत अव्वल दिन से जिन बुनियादों पर बना था, वो जागीरदार सामने थे, रहे बरसर इक़्तिदार देर तक, फिर ब्यूरोक्रेट आ गए, फिर आर्मी आ गई, उन्होंने नहीं था, देवर मोर ऑर्गेनाइज्ड, अभी तक वो बैठे हुए हैं। लेकिन अब आवाम में एहसास पैदा हो रहा है, शायद जितना हम चाहते हैं उतना नहीं है, लेकिन है। दूसरा, मैं खुसूसी तौर पर आपसे पूछूंगा कि मैं कुछ शख्सियात के बारे में जो यादें हैं आपकी, मसलन फैज़ अहमद फैज़, मसलन सादत मंटो, मसलन जमील उमर, मसलन खालिद महमूद, मतलब इस तरह के एहतजाज के साथ है, या और कोई लोग हैं, अब्दुल्ला मलिक वाले, या उस ज़माने में आप हल्के अरबाब ज़ौक़ में थे, लेकिन जो वारिस मीर है, जो अहमद बशीर है, उन सब का एक पूरा रोल है। वारिस मीर का तो मुझे नहीं पता, अच्छा, लेकिन बहरहाल सादत मंटो जो है, उससे मेरी मुलाकात 2 दफ़ा हुई है सिर्फ। वो हमसे मतलब बहुत ज़्यादा था, आगे था। हल्का अरबाब ज़ौक़ में उसको बुलाने के लिए गया था, फिर हल्का अरबाब ज़ौक़ में वो आया 1-2 दफ़े हमारे से, वहाँ मुलाकात रही। सादत मंटो जो है वो एक ऐसा आदमी था जिसने बहुत सी चीज़ें जो हम छुपाना चाहते हैं, गंदगी अपनी, उसको उरिया कर दिया, और लगी लपेटी के बगैर, और सो कॉल्ड अक़दार का ख्याल किए बगैर, जो अक़दार खाते पीते लोगों के अक़दार हैं, उनका ख्याल किए बगैर, ये उसकी कंट्रीब्यूशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग मानते हैं। उसका तासुब के ख़िलाफ़ और जहालत के ख़िलाफ़ एक जिहाद है उसका। पर्सनली वो इंटॉलरेंट भी था। हल्का अरबाब ज़ौक़ ने उससे अफसाना पढ़ा अपना, उसका क्या नाम था अफसाने का, उस पर किसी ने सवाल कर दिया जो उसे पसंद नहीं आया। उसने पूछा आपका नाम क्या है?
उसने कहा मेरा नाम है अनवर शबनम दिल। उसने कहा पहले अपना नाम तब्दील करा के आओ, फिर मेरे अफसाने पे बात करो। लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी फिगर है। उसके जो वकील थे डिफेंस में, जब उन पर मुकदमा कायम हुआ फांसी का, वो हमारे बुज़ुर्ग कुलीग थे, डॉक्टर, देखिए साइकोलॉजी पढ़ाते थे हमारे साथ, हमारे बुज़ुर्गों में से थे वो, बुज़ुर्ग टीचर्स में से, हमसे 30-40 साल ज़्यादा उम्र थी उनकी। डॉक्टर सईदुल्लाह जर्मनी से PhD की थी उन्होंने हिटलर के ज़माने में, भाई हिटलर के आने से थोड़ा अर्सा पहले, और वो इस्लामिक कॉलेज पढ़ा रहे थे आखिरी ज़माने में। और उस वक्त वो, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था 80 से ज़्यादा उनकी उम्र थी, और वो साइकोलॉजी क्लासेस पढ़ाते थे पंजाबी में। वो गुजरते हुए हम कभी कभी सुनते थे, कुड़िए एक ही है, वो कलर मिक्सिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है साइकोलॉजी। वो कहती हरा नहीं होता, हरिया क्या है। दैट वाज डॉक्टर सईदुल्लाह। एक PhD उनकी जर्मनी से थी, एक PhD उनकी इंपीरियल कॉलेज लंदन से थी, 2 वो उनके वकील थे। तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा साद हसन मंटो जो है उसकी वकालत कैसी रही आपने की है? उसने कहा क्या पूछते हो, वो जो था बार बार कह रहा था कि ये फोश है, ये फोश है, ये फोश है, जो गवर्नमेंट का वकील था। मैंने कहा इसमें फोश क्या है? तो उसने एक हाथ से इशारा किया, कहने लगा ये अगर करोगे तो फोश नहीं होगा। मैंने कहा ये अफसाना तो फोश नहीं है, लेकिन जो तुमने कहा है वो किया है वो फोश है। सो दैट सॉर्ट थिंग। तो इस तरीके से कोई इनडायरेक्टली साद हसन मंटो के बारे में, या थोड़ा सा डायरेक्टली मैं जानता हूँ। उसने जो अफसाना पढ़ा था मुझे याद है, उसका नाम था मोचना। एतजाज़ हसन से तो उस ज़माने से मेरी मुलाकात है, जब वो नया नया पढ़ के आ रहा था। उस ज़माने में हम यहाँ चला रहे थे एक ट्यूसडे ग्रुप एजाजुल हसन के घर। मियाँ एजाजुल हसन जो पेंटर है, वन ऑफ द वेल नोन पेंटर्स, वेल पेड पेंटर्स ऑफ पाकिस्तान। वहाँ स्टडी सर्कल में ये इसने आना शुरू किया, लंदन से नया नया करके आया था। जब मैं किले में था तो मेरा वकील भी यही था, बल्कि बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। हम आए हुए थे पेशी पर, मुझे हथकड़ियाँ लगी हुई थी, उसकी तस्वीर भी मीडिया पर के चल रही थी। एक्चुअली उसने उसके अपने जो है स्टोर मीडिया का, उसमें वो तस्वीर अभी मौजूद है। तो वो मेरा वकील था। अच्छा, वहाँ जो बैठा हुआ था मेजर या कर्नल जो भी था, पहले दिन तो मेरा उससे मुकालमा हो गया। मैंने कहा कि बात ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुझे ये उठाकर ले आया है कि अगवा किया गया है, मुझे बताओ मेरे ख़िलाफ़ केस क्या है, व्हाई एम आई हियर बिफोर यू। उसने कहा कि अच्छा ये आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? मैंने कहा क्या आप ज़रा बाहर चले थोड़ी देर के लिए। फिर 15-20 मिनट के बाद बुलाया, उसने कहा कि आपके ख़िलाफ़ जो केस है वो ठीक है, तो मैं प्रोसीड करता हूँ केस। खैर वो हो गया। अगली पेशी पर उसका पेज पड़ गया एतजाज़ हसन के साथ, मेरा वकील था वो। उस तस्वीर में एतजाज़ हसन भी है, मुझे भी हथकड़ियाँ लगी हुई, मैं भी खड़ा हूँ। तस्वीर उतारी थी तहसीन ने मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसने कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट एतजाज़ को। खैर वो भी खड़ा हो गया, आर्गू करता रहा। ये खबर पहुंच गई लाहौर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जलसा हो, इस पे ऊपर प्रोटेस्ट हो गया। जब प्रोटेस्ट हो गया उसकी खबर वहाँ भी पहुँच गई कि हाई कोर्ट में तो वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बार एसोसिएशन वाले बैठ के इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसकी तो कहा कि तुम तो चलो, और मेरा रिमांड दे दिया 7 दिन का, और चाहो अंदर जाओ। तो एतजाज़ के साथ तो हमारी बहुत करीबी दोस्ती है। इसकी बीवी मेरी स्टूडेंट थी, और ये उस ज़माने में मेरे कमरे में आकर बैठता था यूनिवर्सिटी में, जो ऊपर मेरा सेमिनार रूम था उसमें। तो ये अभी नौजवान था और हम लोग उस वक्त सारे धंधे कर रहे थे। तो उस वक्त हमारे साथ इंट्रोडक्शन हुआ। तो अब भी वो याद करता है कि मैं पॉलिटिक्स में ना होता, उसने 2-3 दफ़ा कहा है एयर पर भी, तो शायद अजीज़ुद्दीन ना होता तो मैं पॉलिटिक्स में ना होता। वो एक वाक़या हुआ था, हम सर्दियों में जा रहे थे अनारकली में वॉक करते हुए, मैं और एतजाज़ हसन। तो एक आदमी बेच रहा था कोट, सख्त सर्दी, और उसने खुद कोट नहीं पहना हुआ था, वो शर्ट कमीज़ थी। मैंने कहा देख एतजाज़ हसन, ये इसके पास बेच रहा है लेकिन इसके पास पहनने का हक़ नहीं है, तो इसको हक़ कैसे दिलवाना है? वो कहता है फ़िक्रा मुझे अब भी याद है, जहाँ भी ये है 3-4 दफ़ा उसने ये रिपीट किया है
टीवी पर भी रिपीट किया वगैरह। तो ये इससे हमारा ताल्लुक उस ज़माने का है, ट्यूसडे ग्रुप के ज़माने का। वो ट्यूसडे ग्रुप में कौन कौन थे? उसमें दानिश्वर थे, काबल खां मुमताज़ जो आर्किटेक्ट था वो था, याजुल हसन जो पेंटर था वो था, उसमें पढ़ाते थे दोनों नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। उसमें खालिद महमूद था जो हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ था। उसका छोटा भाई एम्बेसडर के तौर पर रिटायर हुआ, सबसे छोटा। उसकी भी किताब आई है रिसेंटली, उसमें भी खालिद महमूद का तज़किरा है, मेरा भी है, अंग्रेज़ी में है। ये तो पिंडी से लेफ्टिस्ट होके आया था, जब आप पढ़ रहा था उसी ज़माने में मंटो के साथ था। ये मंटो से 2-4 साल आगे पीछे था, तो ये उस ज़माने का कम्युनिस्ट था। फिर उसमें और थे लोग, मुनीर गज़फ़र था जियोलॉजिस्ट, अब भी है जियोलॉजिस्ट ही है। फिर उसमें और लोग थे, लाहौर में जो भी उस वक्त मैटर करता था वहाँ आ जाता था हल्का। ये जो आजकल मुल्क से बाहर है, वो जो किताबों की भी दुकान है उसकी बहुत बड़ी, और वो रसाला भी निकालता है अंग्रेज़ी का, और इसमें भी है, सोशल मीडिया पर भी आता है, क्या नाम है, नजम सेठी। नजम सेठी भी आ जाता था कभी कभार। तो जो भी शख्स बाहर से आता था पढ़ के या कुछ और करके, वो वहाँ ज़रूर आता था। इसका ट्यूसडे ग्रुप नाम क्यों था? वो ट्यूसडे को मीटिंग होती थी। अच्छा, 6P गुलबर्ग, तो वहाँ पर ये ट्यूसडे ग्रुप हुआ करता था। मियाँ नवाज शरीफ से कोई रहा? मियाँ नवाज शरीफ से कोई नहीं। अच्छा, ये तहरीक इस्तिकलाल में कैसे गया एहतजाज? पता नहीं, एहतजाज बहुत ब्रीफली गया था, वो शायद पीपल्स पार्टी से निकाल कोई मसला हुआ, बहुत ब्रीफली, लेकिन फिर वापस आ गया था बहुत ब्रीफली, मेरा ख्याल है फॉर ए फ्यू वीक्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ब्रीफली। उस वक्त तहरीक इस्तिकलाल वो कभी एक था, खुर्शीद महमूद कसूरी उसके साथ था। हाँ, बल्कि इस तहरीक इस्तिकलाल का जो असर खान से मिलने के लिए मैं और पलियो साहब इकट्ठे गए थे कसूरी के घर, उस मुलाकात करने के लिए। उसने हमें इनवाइट किया था असर खान ने। खैर, तो ये ट्यूसडे ग्रुप था और उसमें बहस उबाइश होते थे। फैज़ अमन फैज़ के साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात कोई नहीं थे कभी, और लोगों के थे, मेरे दोस्तों के, लेकिन मेरे नहीं थे। हबीब जालिब के साथ थे, वो इकट्ठे, हम शराब भी इकट्ठे पी लिया करते थे, मैं और मुनीर नियाज़ी और हबीब जालिब। तो हबीब जालिब हल्के में आया, थोड़ी देर रहा, फिर मायूस होकर चला गया हरका अरबाब ज़ौक़ से। उसकी जो पहले गज़लें पढ़ी वो मुझे अब भी याद है, कोई उनमें से शेर, तो परचम लेकर निकले अपने गिरबा का जानिब, हाँ। चारों जानिब सन्नाटा है, हाँ। दीवाने याद आते हैं। तो ये हल्के में पढ़ी गई थी गज़ल। हल्के में ये दस्तूर होता था कि कोई लेकर आया गज़ल, वो पढ़ेगा, फिर उस पर तनकीद होती थी, अफसाना पढ़ा है, फिर उस पर तनकीद होती थी वगैरह वगैरह। लेकिन फिर जल्दी वो तंग आ गया हल्का अरबाब ज़ौक़ से, उसका ख्याल था ये सारे के सारे नालायक आदमी हैं। वैसे तबकाती तौर पर स्टेटस वाइज गरीब आदमी था बहुत, लेकिन ऐसा गरीब था जो अनाथ थी उसकी बड़ी सख्त, खुददार था। महमूद अली कसूरी खुद उसके घर गया पीपल्स पार्टी में शमूलियत कराने के लिए, वो नहीं हुआ, नथिंग। पीपल्स पार्टी के ज़माने में, मुस्तफ़ा खर के ज़माने में उसको गिरफ़्तार किया गया। उस पर केस ये था, बड़ा मशहूर एक बदमाश था लाहौर का, उसने केस दर्ज कराया कि इसने मुझ पर कातलाना हमला करने की कोशिश की। हबीब जालिब पे उस बदमाश ने केस दाखिल किया, उस पर गिरफ़्तार हुआ था। हबीब जालिब हमारा दोस्त था, उठते बैठने वाला। उसके एक बेटे को नौकरी भी दिलवाई, फिर इसी इसमें ये बैंक जो है नेशनल बैंक का पाकिस्तान में, इस तरह से वो सिलसिला रहा। लेकिन बाहर अच्छा खुददार आदमी था। फिर वो नैप में चला गया, आखिर तक नैप में रहा। ANP जब बनी तो हम सारे इकट्ठे में थे। हाँ। और सब मुनीर नियाज़ी भी हमारा दोस्त था। मुनीर नियाज़ी तो तरक्की पसंद नहीं था, लेकिन वैसे अच्छा शायर था। कुछ शायर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू बरंदा शौक भी सी, फिर और उसकी गज़लें वगैरह। उस ज़माने में बलादोश था और उसके पीछे लड़कियां भागती फिरती थी। अच्छा। मुझे अब भी याद है कि एक MBBS उस पर मेडिकल कॉलेज में थी ग्रेजुएट में, वो हमेशा उसके पीछे जा रही होती थी। और लेकिन वो मतलब है कि
अपनी तर्ज का आदमी था।